सामने खड़ा हुआ अमित आज अंदर जाते हुए कतरा रहा था। यूं अचानक से पापा का एक मेल, कम सून, दादी इज नॉट फीलिंग वेल। इतना पढ़ने के बाद तो उसे दिल्ली आना ही आना था। ठीक है, वो थोड़े से ज्यादा अक्खड़ है, गुस्सैल है, पर फिर भी अपनी फैमिली के लिए उसका प्यार किसी से छुपा नहीं था। पापा का मेल पढ़कर वो भी तुरंत ही निकल पड़ा था और अब उसे अंदर की फैली हुई शांति बहुत अजीब लग रही थी। पर अब जब वो यहाँ तक आ गया था तो फिर अंदर तो जाना ही था। अमित ने खुद के मन को मजबूत किया और डोरबेल बजा दी। डोरबेल बजी थी या फिर कोई कोर्ट का घंटा, जैसे कोई आज बड़ा फैसला होने को था। अंदर मौजूद सभी लोगों के कान खड़े हो गए थे और सब अपनी अपनी पोजीशन पर अलर्ट हो गए थे। डुग्गू ने एयरपोर्ट से निकलते ही अखिलेश जी को फोन कर दिया था कि वो आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा। दादी को बीमार दिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कविता जी दादी के सिरहाने और प्रिया दादी के बिस्तर के ठीक सामने पड़े काउच पर चिंतामग्न हालत में बैठ चुकी थी। अखिलेश जी दरवाजा खोलने के लिए बाहर निकल गए। रे बेंदड़ी, माथारे को ठीक ठाक दिला के सो। दादी ने कविता जी की तरफ देखा। दादी, आप बीमार हो, ऐसे में आप कैसी दिख रही हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? प्रिया को दादी का सवाल कुछ समझ में नहीं आया था। थारी धनी ने बावड़ी छोरी मारे पूछने के मतलब सो ये से कि माँ शक्ल से घनी बीमार लागे सू कि ना। दादी को प्रिया के बचकाने सवाल पर सच में चिढ़ हो रही थी। हाँ माँ, आप बिल्कुल बीमार दिख रही हैं, पर मुझे डर है कि कहीं डुग्गू इस बात को ना जान जाए कि माँ बीमार नहीं है। कविता जी डुग्गू की सीबीआई गिरी से बखूबी परिचित थी। दादी, आप ना सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रहना। जब तक आप कुछ बोलोगी नहीं ना तो भाई जान ही नहीं पाएगा कि आप सच में बीमार हो या फिर एवं। प्रिया कहते कहते चुप हो गई थी। कमरे के बाहर से आती हुई कदमों की आहट जानी पहचानी लग रही थी, जो इस बात को साफ कर रही थी कि डुग्गू दादी के कमरे में बस पहुंचने ही वाला था। दादी आंखें बंद करके दम साधे लेट गई थी, पर मन में बड़ी बेचैन थी कि वो चुप कैसे रहेंगी जब तक दो चार बातें उनके मुंह से निकल न जाए। उनके पेट की खौलन बंद नहीं होती थी, और खास तौर पर जब सामने डुग्गू जी हों तब तो दादी को अपनी बातों वाली बुलेट चलानी होती थी। पर फिलहाल तो वो किसी भी तरह खुद को जज्ब किए हुए चुपचाप लेटी हुई थी। दादी को क्या हुआ माँ? डुग्गू ने अपने बैग और जैकेट को एक तरफ फेंकते हुए कहा और उनके पास जाकर बैठ गया। उसने अपने हाथों में दादी के हाथों को थाम लिया। ओह माय गॉड, इनके हाथ पैर इतने ठंडे क्यों हैं? डुग्गू परेशान हो गया था। अरे छोरे, आइस क्यूब्स नाम की कोई चीज होवे कि ना? यो उन आइस क्यूब्स का ही कमाल से। बेटा वो हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, शायद ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए। अखिलेश जी चाहते तो नहीं थे कि वो ऐसी मनगढ़ंत कहानी गढ़ें, और वो भी अपनी माँ के लिए, पर अमित की जिद की वजह से और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। हालांकि डुग्गू खुद एक सीनियर एएफएमसीएन था, पर इस वक्त उसके दिमाग ने भी अखिलेश जी के अजीब से लॉजिक को मान लिया था और वो चिंता में डूबे हुए दादी के हाथों को पकड़े हुए था। पर अभी 3 दिन पहले तो मैं दादी को बिल्कुल सही सलामत छोड़कर गया था। अमित को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से दादी को क्या हो गया था। वही भाई, आस पड़ोस की चर्चा, फलाने की शादी तय हो गई, फलाने के लड़के की सगाई है आने वाले दिनों में, तो बस प्रिया ने एक नज़र अमित के ऊपर डाली और फिर चुपचाप अपनी उदासी के खोल में घुस गई। माँ को तेरी बहुत चिंता रहती है डुग्गू, और शायद इसीलिए इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई। कविता जी भी सिर झुकाए हुए बोली। माँ, ये कोई समय नहीं है इस तरह की बातें करने का। अमित कुछ दादी के बीमार होने का रीजन समझ चुका था और इसीलिए अब वो उचट रहा था वहां से। फिर तेरे लिए कब सही समय होगा? जब माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगी, या फिर जब माँ की ये इच्छा उनकी आखिरी इच्छा बनकर रह जाएगी? अखिलेश जी थोड़े तेज स्वर में बोले। आप ये सब क्यों कह रहे हैं? अरे भगवान ना करे कि दादी के साथ ऐसा कुछ भी हो। अमित को बुरा लग रहा था कि दादी की ये हालत उसकी वजह से थी। और फिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? हाँ, अरे कोई पसंद है लड़की तो हमें बताओ, और नहीं तो जो हम लोगों ने पसंद किया उसे शादी करने के लिए हामी भरो। कविता जी भी आज बिल्कुल मूड में लग रही थी कि बस आज फैसला हो ही जाए। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं लड़कियों के मामले में कैसा हूँ, तो फिर मेरी पसंद का सवाल ही नहीं उठता है। पर यूं किसी से भी तो शादी नहीं कर सकता हूँ ना मैं। अमित खींच रहा था इस टॉपिक पर बात करने से। तो फिर तय रहा। कल मैंने अपने एक जमाने पुराने वाले दोस्त और उसके परिवार को बुलाया है लंच पर। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी लड़की को देखो और समझो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वो लोग और खासतौर पर वो लड़की जरूर पसंद आएगी। अखिलेश जी ने बिना मौका गवाए हुए अमित के सामने अपना फरमान जारी कर दिया। पर ऐसे कैसे? मैं अमित समझ नहीं पा रहा था कि वो इस बात पर अब और क्या कहे। रिजेक्शन का कोई ठोस रीजन उसके पास था नहीं, सिर्फ इस एक बात पर कि वो किसी भी अनजान लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता है। वो कब तक अपने परिवार वालों को मना करता रहेगा? और आज तो दादी उसी की वजह से बिस्तर पर थी। कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वो बोला, ठीक है पा, मैं तैयार हूँ उन लोगों से मिलने के लिए, पर अगर मुझे वो लोग समझ में नहीं आए तो फिर मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा इस रिश्ते में बने रहने के लिए। अमित ने अपनी चाल चलते हुए कहा। ठीक है, हमें तुम्हारी बात पर कोई एतराज नहीं है,
अखिलेश जी ने कहा। पर याद रखना हाँ डुग्गू, कि तेरी जानबूझकर की गई हरकतों से अगर उन लोगों को या फिर हम में से किसी को भी खराब लगा ना तो फिर समझ लेना, प्रिया का नंबर तो बाद में आएगा, पहले तेरी शादी होगी और वो भी तेरी मर्जी के बगैर, कविता जी ने डुग्गू को चेताते हुए कहा। ठीक है माँ, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब खुश? अमित ने कविता जी को गले लगाते हुए कहा। कविता जी ने डुग्गू को खुश होकर गले लगा लिया। आने दो उन लोगों को, आखिर मैं भी देखूं कि कौन है जो मुझे, अमित रघुवंशी को सामने से आकर चैलेंज कर रहा है। वैसे भी गेंद तो अभी भी मेरे ही पाले में है। अमित कविता जी के गले लगे हुए मन ही मन सोच रहा था और खुश हो रहा था। पर खुश तो कोई और भी हो रहा था। और कौन है? म्हारी दादी, जे उनका बीमार होना घना काम आया से, और ये म्हारी दादी का मन नाचन का कर्या से और गाना जाने से था लोग। कौन सा? तेरी आँखों का यो काजल, मैं करे से गोरी घायल। अमित ने कुछ सोचते हुए कल आने वाले मेहमानों से मिलने की स्वीकृति दे दी थी। सब घर वाले खुश हो गए थे कि चलो दादी को बीमार करके ही सही, पर लड़के ने एटलीस्ट लड़की से मिलने की हाँ तो कही। रात का खाना सब लोगों ने बाहर डाइनिंग हॉल में खा लिया सिवाय म्हारी दादी के। ए बथा लोग समझा करो बात को, जे अगर दादी अपने कमरे से बाहर खान वास्ते आ जाती तो फिर उनकी बीमारी का असर घना कम हो जाएगा। और यो बात फिलहाल सब लोगां वास्ते खतरे की घंटी से। और दूसरी बात यो से कि जे दादी डुग्गू के सामने खाना खाती तो फिर डुग्गू नानू केवल दाल रोटी खाने को देता, और वो भी बिना घी की। ए भी यो खाना भी कोई खाना से, और वो भी हमारी शौकीन दादी के वास्ते। तब फिर यो तय हुआ से कि दादी का खाना उनके कमरे में जावेगा, अब वो आराम से अपने हिसाब का खाना खा सके। खाना खाने के बाद डुग्गू नाइट वॉक पर निकल गया। कानों में ब्लूटूथ लगाए हुए वो अपने सर को हुडी से ढके हुए था और वो थोड़ा तेज कदमों के साथ टहल रहा था। उसके दिमाग में अभी पिछले कुछ घंटों में घटित हुई घटनाओं का ही फ्लैशबैक चल रहा था। मैंने हाँ कहने में जल्दी तो नहीं कर दी है। अमित की चाल अब तेज हो गई थी और वो अपनी स्पीड के साथ करीब 4-5 किलोमीटर दूर आ गया था। वो एक AFMCN था तो उसके लिए इतनी दौड़ बहुत नॉर्मल थी। वो पास ही के एक आइसक्रीम पार्लर के पास जाकर रुक गया था। क्यों ना पीहू और बाकी सबके लिए आइसक्रीम लेता चलो, अमित के मन में आया और वो अंदर जाने के लिए मुड़ा ही था कि एकदम से फिर से वही एहसास, फिर से वही धक 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 धक, और वो वही साइड में पड़ी हुई चेयर्स में से एक चेयर पर बैठ गया। उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लिया और एक गहरी सांस लेकर बोला कि कौन हो तुम और क्यों मुझे इस कदर परेशान कर रहे हो कि मेरा मुझ पर ही इख्तियार नहीं रहता। बेचैन सा इधर उधर कोई नहीं दिखता, पर जब खुद में झांकता हूँ तो तुम्हारे एहसास को अपने दिल के बहुत करीब पाता हूँ। एक बार तो सामने आ जाओ यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ मैं। डुग्गू खुद की कही बातों पर ही हंस उठा था। ये मुझे कभी कभी क्या हो जाता है यार, ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता हूँ मैं। उधर आइसक्रीम पार्लर के अंदर मयंक सोनम के साथ आया था उसके बिगड़े हुए मूड को बटरस्कॉच फ्लेवर की आइसक्रीम खिलाकर सही करने के लिए। मयंक काउंटर पर बिल पे कर रहा था और वहाँ पीछे एक चेयर पर बैठी हुई सोनम का दिल उसे परेशान करने में लगा हुआ था। अब तुम्हें क्या हो गया फिर से? क्यों अपने साथ साथ हमारी जान भी आफत में डाले हुए हो? आलू कहती थी कि जब आपका प्यार आपके आसपास हो तो ही आपका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है। तो यहाँ तो कोई भी नहीं है, और अब कोई हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा रिश्ता तय हो जाएगा कल और फिर हम किसी और के लिए कुछ भी सोचने का हक खो देंगे। मत करो परेशान हमें, और तुम भी शांत रहो। सोनम अपने ही दिल को झिड़क रही थी और इस सब में उसका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था कि उसकी आइसक्रीम मेल्ट होकर जमीन पर बूंद बूंद टपक रही थी। छोटी, तेरा ध्यान किधर है? मयंक उसके पास आकर बैठ गया। भाई हम खा ही रहे थे। सोनम का ध्यान अब आइसक्रीम की तरफ गया जो बूंद बूंद होकर जमीन पर टपक रही थी। सॉरी भाई, सोनम की नजरें नीचे झुक गई थी। बिट्टू, मैं तेरे मन की उलझन को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, पर मेरा यकीन मान, जब तू कल उस परिवार से मिलेगी ना तो तुझे समझ में आएगा कि क्यों मैं तुझे उस घर से जोड़ने के लिए उतावला हुआ जा रहा हूँ। मयंक ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनम बस खामोशी से मयंक के दूसरे हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए बैठी थी। अब चले, रात काफी हो रही है और कल के लिए कुछ काम अभी भी निपटाने हैं। मयंक ने सोनम को अपने साथ उठाया और वो दोनों एग्जिट वाले गेट से बाहर निकल गए। ठीक उसी समय एंट्री गेट से अमित अंदर पार्लर में आया और काउंटर की तरफ बढ़ गया। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे से अनजान होकर अगल बगल से गुजर गए थे और उन लोगों को इसका एहसास तक नहीं हो पाया था। दोनों इस वक्त एक जैसी सिचुएशन को फेस कर रहे थे। दोनों के मन में एक ही तरह की उलझनें थी, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि आखिर ये उलझन, ये बेचैनी, इस सब का सबब क्या था। पर दोनों के दिल बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये सब क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। तभी तो दोनों दिल एक दूसरे के करीब आते बेतहाशा धड़कने लगते थे।
सत्येंद्र जी ने पूनम जी को भी दिल्ली बुला लिया था। पूनम जी बेमन से ही सही पर दिल्ली आ गई थी शाम को, और सत्येंद्र जी के साथ मिलकर शगुन की थालियां और दूसरी चीजों की व्यवस्था करवा रही थी। उनके मन में कहीं ना कहीं ये संतोष आ गया था कि चलो इसी बहाने सही पर लड़की से मुक्ति तो मिलेगी। इस बीच अवनी आकर मयंक और पूनम जी को रघुवंशी के हिसाब से थोड़ा बहुत बता गई थी, और खासतौर से मयंक को, ताकि डुग्गू को किसी भी तरह की कमी निकालने का मौका न मिल सके। पूनम जी ऐसे तो अवनी के आने पर खुश हो जाती थी, पर जब उन्होंने देखा कि अवनी भी आकर बस उन्हें पैरी पौना करके मयंक और सोनम के साथ चहलबाजी करते हुए काम करवाने लगी, तो पूनम जी मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गई। अरे भगवान, अब तुम्हें अवनी में भी बुराई नजर आने लगी। सत्येंद्र जी पूनम जी के पास जाकर बैठ गए। ये लड़की जब तक मेरे घर में रहेगी, मेरे और बाकी के लोगों में हमेशा ही दूरियां बनी रहेंगी। पूनम जी तनफना कर बोली, इस बच्ची की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अड़ियल रवैये की वजह से ही तुम सब लोगों से दूर हो। खामखा उस बेचारी को कोसना बंद करो तुम पूनम। सत्येंद्र जी गुस्से से उठकर वहां से चले गए। पूनम जी खिसिया कर रह गए, पता नहीं कब इसकी मनहूस छाया से मुक्ति मिलेगी। खैर जैसे तैसे वो रात बीत रही थी। सोनम अपने कमरे के बिस्तर पर लेटी हुई खुली आंखों से ही आने वाले कल के लिए सोच रही थी, पर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी, और इसी समझने ना समझने की कोशिश में उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अमित अपने रूम के बाहर बालकनी में टहल रहा था और इस वक्त सौरभ से बात कर रहा था। मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा, तो तू वार्डन को बताकर चाबी अपने पास ही रख लेना। अमित उसे कल के बारे में समझा रहा था। ओके ओके कर लूंगा, पर ये तो बता कि अब दादी कैसी है? तो अचानक से चला गया और यहाँ सब मेरी जान खाए, खासतौर पर वो काफिया चौधरी। सौरभ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ दादी ठीक है, और फिर मैं कल तो आ ही रहा हूँ ना, फिर देख लूंगा किसे मेरे ना होने से सच में फर्क पड़ रहा था और कौन सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा था। हाँ हाँ चिल चिल, चल यार अभी रखता हूँ। अगर वार्डन यहाँ आ गया ना तो फिर उसका वही बोरिंग लेक्चर सुनना पड़ेगा, सौरभ ने उबासी लेते हुए कहा। चल ओके देन, गुड नाइट, अमित ने कहा और फोन रख दिया। अब वो सौरभ को फोन पर क्या बताता कि ये सब रायता तो दादी का ही फैलाया हुआ था। अमित ने एक नजर सामने की ओर देखा, बहुत शांति पसरी हुई थी। आखिर रात का समय था तो जाहिर सी बात थी कि सभी आराम ही कर रहे थे अपने दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद, पर उसके दिलो दिमाग में शांति के बजाय एक तूफान मचा हुआ था, जो शायद अब या तो कल दोपहर के बाद रुक ही जाएगा या फिर कभी ना खत्म होने के लिए चलता ही रहेगा। अमित ने गहरी सांस ली और खुद को चुपचाप से बिस्तर के हवाले कर दिया। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उसे भी नींद आ ही गई थी। सुबह सुबह मयंक के 2 BH के फ्लैट में काफी हो हल्ला मचा हुआ था। पूनम जी के ठंडे व्यवहार के चलते अवनी सुबह ही आ गई थी और मयंक के साथ मिलकर सब तैयारियों में लगी हुई थी। पूनम जी, आज मेरी गुड़िया के लिए बहुत खास दिन होने वाला है। मैं आपको अभी से आगाह कह देता हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसा प्लान चल रहा हो कि जिससे मेरी बेटी की आने वाली खुशियों पर असर पड़े, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप यहीं रहिए। सत्येंद्र जी पूनम जी को थोड़ा सा चेताते हुए और थोड़ा सा धमकाते हुए बोले, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं तुम्हारी लाडली के जश्न में शामिल हूँ, पर अगर मैं नहीं गई ना तो मयंक को यही लगेगा कि मैं उसकी बात को मान नहीं रही हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि मैं उस लड़की के बारे में सोचकर अपना दिन और दिमाग दोनों खराब करूँ। पूनम जी के हाथ रुक गए थे खुद को तैयार करते हुए। अभी अभी जो कुछ तुमने कहा है ना, उस पर कायम रहने में तुम्हारी भलाई है। इस बार सत्येंद्र जी ने पक्का पूनम जी को धमकाते हुए कहा था। अब जल्दी करो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि कितनी देर है। सत्येंद्र जी इतना कहकर बाहर चले गए। बिट्टू, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो? बाहर तुम्हारे भाई कितनी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अवनी ने सोनम के कमरे में जाकर देखा तो सोनम गुमसुम सी बैठी हुई थी बिना किसी तैयारी के। भाभी, सोनम धीरे से बोली, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पहने और क्या हमारा जाना जरूरी है। भाई ने पसंद किया है तो फिर हमारी नापसंदगी का तो सवाल ही नहीं उठता ना। सोनम का बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं जाने का। हाँ ठीक है, तुम्हारे भाई ने पसंद किया है, पर जिंदगी तो तुम्हें बितानी है ना उसके साथ, तो आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। अवनी ने उसके लिए अपने साथ लाई हुई ड्रेस बेड पर रखी और कहा कि चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अगर मयंक यहाँ आ गए ना तो फिर देती रहना उनके सवालों का जवाब। अवनी ने ड्रेस के पैक को अनपैक करते हुए कहा। थोड़ी देर में जब सोनम तैयार होकर अवनी के साथ बाहर आई तो मयंक तो कुछ देर के लिए सोनम को देखता ही रह गया। कितनी प्यारी लग रही थी उसकी छोटी पर्पल कलर का फुल लेंथ सूट और उसके ऊपर आंखों में हल्का काजल, होठों पर लाइट पिंक कलर का लिप ग्लॉस, कानों में छोटे छोटे पर मैचिंग इयररिंग्स और हाथों में मैचिंग चूड़ियाँ उसके गोरे और सुंदर मुखड़े को और सलोना बना रहे थे। मयंक ने आगे बढ़कर सोनम की नजर उतार दी और उसके कान के पीछे काजल का एक टीका लगा दिया। मेरी छोटी को कान्हा जी हर बुरी नजर से बचा कर रखे, मयंक ने प्यार से कहा। पूनम जी ने मुंह बना लिया। कमबख्त बिना कुछ किए भी जब इतनी अच्छी लगती है तो फिर आज तो कहना ही क्या था। अवनी ने अपनी प्यारी ननद कम छोटी बहन को इतने करीने से तैयार किया था कि बस देखने वालों की नजरें थक जाएंगी देख देख कर, पर मन नहीं भरेगा।
पापा छोटी कितनी प्यारी लग रही है ना, मयंक ने सोनम की तरफ ही देखते हुए कहा। सत्येंद्र जी भी जैसे सम्मोहित से बोल रहे थे। चलिए, अवनी ने उन सबका ध्यान भंग करते हुए कहा। अब हाँ 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 बिल्कुल भाई, चलो चलो, मयंक थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोला। सब सोसाइटी के पार्किंग लाउंज में आ गए। सत्येंद्र जी और पूनम जी उनकी गाड़ी में बैठ गए थे। वैसे भी पूनम जी का कोई मूड तो था नहीं कि वो सोनम की खूबसूरती का और बखान सुने, इसलिए वो पहले ही बिना किसी के कहे सुने ही गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। अवनी और मयंक सोनम के साथ मयंक की गाड़ी में आने के लिए तैयार थे। मयंक जैसे ही ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा, अवनी ने उसे रोक दिया। मयंक तुम बिट्टू के साथ पीछे बैठो ना, गाड़ी मैं चला लूंगी, अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो। मयंक ने हैरानी से कहा कि ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, और वो पीछे सोनम के साथ बैठ गया। सोनम ने तुरंत ही मयंक के हाथ को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। मयंक पहले तो थोड़ा सा चौंक गया, पर फिर कुछ समझ में आते ही उसने सामने शीशे में देखा तो अवनी उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। मयंक के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई थी। पूरे रास्ते अवनी मयंक और सोनम को रघुवंशी के बारे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बताती रही। मयंक के चेहरे पर एक असीमित संतोष की स्माइल फैली हुई थी और सोनम उसकी इस मुस्कान को अपनी बंद आंखों से भी महसूस कर रही थी। रास्ते भर उसने अपने मयंक भाई का हाथ नहीं छोड़ा था और मयंक भी उसे अपने सीने से चिपकाए बैठा रहा। थोड़ी देर में दोनों गाड़ियां रघुवंशी हाउस में एंटर कर गई। गाड़ी के मेन गेट पर ही अखिलेश जी स्माइलिंग फेस के साथ खड़े हुए थे। पूनम जी और सत्येंद्र जी ने अखिलेश जी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उनके साथ अंदर चले आए। पीछे पीछे से सोनम मयंक के हाथ को मजबूती से पकड़े हुए गाड़ी से नीचे उतरकर अंदर की ओर चलती। अपनी गाड़ी को पार्क करके मयंक और सोनम को एक्सक्यूज मी बोलकर अंदर चली गई थी। पूनम जी दीदें फाड़ कर अपने चारों तरफ देखे जा रही थी। मानना पड़ेगा कि सनात की किस्मत तो कान्हा जी ने बहुत फुर्सत में बनाई होगी। पहले मेरे घर घुस गई और अब देख लो वहां से निकलकर यहाँ राज करने आ गई है जमोड़ी। अपने अंदर की भड़ास अपने अंदर ही रखना, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सत्येंद्र जी पूनम जी के चेहरे को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते थे। आखिर पूनम जी उनकी धर्मपत्नी थी, तो उनके मनोभावों के बारे में उनसे बेहतर और कौन जान सकता था। टडा! अवनी सामने से आकर सोनम के पास खड़ी हो जाती है और हंसते हुए बोलती है कि सोनू, मैं ना डबल रोल में हूँ, मैं तुम्हारी भाभी भी हूँ और डुग्गू की बहन भी, तो मुझे तो यहाँ